जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, अच्छा ही चाहिए। ऊपर वाले से यही दुआ है कि सारे लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। आज हम लोग पढ़ेंगे 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में। इससे पिछली वाली क्लास में हमने 1784 के एक्ट पे प्रकाश डाला था संक्षिप्त रूप में। 1786 का जो एक्ट था उसमें क्या क्या प्रावधान है उसको हमने बताया था, और उसके बाद 1793 के एक्ट में भी क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है उन सब चीज़ों पे भी हमने डिस्कस किया था, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों पे डिस्कस किया था। और हमने ये भी बताया था कि इससे डीप में क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्ज़ाम में जो भी आएगा। तो 1793 के एक्ट में हम बात किए थे कि कंपनी का जो कार्यकाल था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ये मतलब यही सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे 1813 के जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे संवैधानिक विकास की दृष्टि से उस पर प्रकाश डालेंगे। तो देखिए, इसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं 1813 के चार्टर एक्ट में, वो जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनसे प्रेरित होकर ही और उनसे सीख लेकर ही इसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं वो किए गए हैं। तो यहाँ पे क्या था 1813 के प्रावधान में जब हम बात करेंगे तो इससे पहले हम कैसे इसका बैकग्राउंड तैयार हुआ इस चीज़ों पे बात करेंगे। तो हुआ क्या कि ब्रिटेन और फ्रांस में, भारत में भी कलह चल रही थी और दोनों देशों के बीच में पर्सनल भी द्वंद्व चल रहा था, और फ्रांस ने अपने आसपास के देशों को मिलाकर एक अलायंस बनाया था। जैसे यूरोप महाद्वीप में जाएंगे तो इधर आपका जैसे यहाँ पे है फ्रांस हो गया, और उसके आसपास के इधर देश हो गए, इधर ब्रिटेन हो गया, और बीच में इंग्लिश चैनल है आपका, ठीक है, बीच में इंग्लिश चैनल है। तो फ्रांस ने क्या किया कि अपने आसपास के देशों के साथ मिलकर एक समूह बनाया, एक अलायंस बनाया, और इसने ये चीज़ तय किया कि हम ब्रिटेन से जो भी सामान आ रहा है उसको हम फ्रांस द्वारा जो अलायंस बनाया गया है उसमें नहीं बेचने देंगे हम लोग, यानी कर विक्रय नहीं करने दिया जाएगा। फ्रांस अलायंस ने ये डिसीजन लिया। इस वजह से ब्रिटेन में इस चीज़ का क्या प्रभाव हुआ, ब्रिटेन में जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः एकाधिकार प्राप्त था कि वो पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार करें। ब्रिटेन में और बहुत सारी कंपनियां थीं जो यहाँ पे व्यापार कर रही थीं। अब चूंकि फ्रांस अलायंस द्वारा यहाँ पे व्यापार बंद करने के आदेश के कारण अब जो ब्रिटेन की अन्य कंपनियां अदर देशों में व्यापार कर रही थीं उनको दिक्कतों का सामना करना हुआ। अब इस वजह से जो ब्रिटेन की अदर कंपनियां हैं उन्होंने सरकार पे दबाव बढ़ाया कि क्यों ना हमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए। और जब ये दबाव ब्रिटेन संसद के ऊपर बढ़ा तो यहाँ पे जो प्रावधान किए गए ये इसी प्रेशर से निर्मित ये प्रावधान, अर्थात बाहर निकले हुए प्रावधान हैं। तो इसमें पहला प्रावधान ये किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने का मतलब ये है कि अब पूर्वी एशिया के देशों के साथ सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, अपितु ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी अब भारत के साथ व्यापार कर पाएंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ किया गया कि चाय के
साथ और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बरकरार रहा। मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी एशिया के देशों के साथ जो भी व्यापारिक एकाधिकार था समाप्त कर दिया गया, सिवाय किसके? चाय और चीन के साथ व्यापार को। तो यहाँ पे पहला प्रावधान क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। मतलब चाय और चीन को छोड़कर, चाय और चीन को छोड़कर। तो पहला प्रावधान ये था, ठीक है। अब दूसरा प्रावधान इसमें ये किया गया कि जो ईसाई मिशनरी हैं, अर्थात ईसाई धर्म से जुड़े जो भी लोग हैं, अगर वो चाहेंगे तो भारत में धर्म प्रचार अब कर सकते हैं। अर्थात ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट प्रदान की गई और इसी के दृष्टिगत कलकत्ता में एक गिरजाघर का निर्माण किया गया, जिसमें एक बिशप और 3 पादरी नियुक्त किए गए ईसाई धर्म के प्रचार हेतु। मतलब दूसरा प्रावधान क्या है कि भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की छूट प्रदान की गई। अर्थात ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट प्रदान की गई और इसी के दृष्टिगत कलकत्ता में एक गिरजाघर का निर्माण किया गया। और जिसमें एक बिशप जो उसका प्रमुख होता था उसको बिशप बोला जाता था और 3 पादरी नियुक्त किए गए, 3 पादरी नियुक्त किए गए। तो ये दूसरा प्रावधान उसमें किया गया। अब देखिए, ये 2 प्रावधान हो गए। इसके बाद अंग्रेजों को लोगों की कमी महसूस हो रही थी, अर्थात अपने यहाँ से लोगों को लाकर और यहाँ पे जो भी कार्यप्रणाली है उसमें सहायता लेने के लिए उन लोगों को बर्डन पड़ रहा था, अर्थात एक्स्ट्रा खर्च आ रहा था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन लोगों के मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम भारतीय लोगों को ही शिक्षित करें कुछ हद तक और उनसे ही अपने कार्य में सहयोग प्रदान करें। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारतीय शिक्षा पर भी 1 लाख रुपए बजट की घोषणा की। तो भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किए जाने की घोषणा किस चार्टर एक्ट के तहत की गई? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत की गई। ठीक, 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर। इसके साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया कि भारतीय साहित्य एवं विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भी फंड दिया जाएगा, लेकिन कितना दिया जाएगा इस चीज़ का घोषणा इसमें नहीं किया गया। लेकिन इतना जरूर उन्होंने बताया कि भारतीय साहित्य एवं विज्ञान के प्रसार के लिए भी फंड दिया जाएगा। तो यहीं पे हम नोट कर सकते हैं कि भारतीय साहित्य एवं विज्ञान के लिए फंड। ये 2 चीजें हो गई। तो 1, 2, 3 प्रावधान हमने इसमें बताया। उसके बाद हम चलते हैं कि अगला प्रावधान इसमें क्या किया गया। ठीक है,
हमने पहला बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी एशिया के देशों के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, बट चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। उसके बाद हमने बताया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। उसके बाद हमने बताया कि भारतीय लोगों के शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसके बाद इसमें एक प्रावधान ये किया गया कि जो प्रांतीय गवर्नरों द्वारा विधि बनाई जाएगी वो ब्रिटिश संसद से अनुमोदित करानी अनिवार्य होगी। ठीक, इसमें अगला प्रावधान क्या किया गया कि प्रांतीय गवर्नरों द्वारा जो विधि बनाई जाएगी वो ब्रिटिश संसद से अनुमोदित करानी होगी। और ये प्रांतीय गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति किस एक्ट के तहत मिली थी, ये आप लोगों को हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि प्रांतीय गवर्नरों द्वारा विधि बनाने का जो अधिकार है वो किस एक्ट के तहत दिया गया था। कमेंट में इस चीज़ को मेंशन करिएगा आप लोग। तो यहाँ पे अगला प्रावधान क्या किया गया कि प्रांतीय गवर्नर द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी उसे ब्रिटिश संसद से अनुमोदित कराना होगा। यानी कि प्रांतीय गवर्नर द्वारा बनाई विधि ब्रिटिश संसद से अनुमोदित करानी होगी। ब्रिटिश संसद से अनुमोदित करानी होगी। ठीक, ये हो गया। अब इसमें अगला प्रावधान जो किया गया वो ये किया गया, देखिए इन सारी चीज़ों, ये जो भी प्रावधान किए जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किए जा रहे हैं कि ब्रिटेन की जो संसद है वो किस प्रकार से कंपनी पर और भारत पर अपने पकड़ को मजबूत बना सके। तो यहाँ पे अगला जो प्रावधान किया गया वो ये किया गया कि अब या तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति हो गई या प्रांतीय गवर्नर की नियुक्ति हो गई या कमांडर इन चीफ की नियुक्ति हो गई। इन सभी की जो नियुक्ति है वो सम्राट की अनुमति से होगी। देखिए यहाँ पे भी ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप हो गया। किसके नियुक्ति में? अब तक था कि कंपनी द्वारा गवर्नर जनरल नियुक्त किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रावधान कर दिया गया कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति या प्रांतीय गवर्नर की नियुक्ति या कमांडर इन चीफ यानी जो सेना का प्रधान होता था उसकी भी जो नियुक्ति है वो सम्राट की अनुमति से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला देखेंगे, गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर अर्थात स्टेट गवर्नर और कमांडर इन चीफ, इन तीनों की जो नियुक्ति है वो ब्रिटिश सम्राट की अनुमति से, ब्रिटिश सम्राट की अनुमति से होगी, अनुमति से होगी। ये प्रावधान कर दिया गया। ठीक, इसके बाद अगला प्रावधान इसमें क्या किया गया उस चीज़ को हम देखेंगे। देखिए ये प्रावधान हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें एक और प्रावधान किया गया कि जैसे जो भी स्थानीय निकाय हैं उनको कर लगाने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। जैसे हम लोगों के यहाँ वर्तमान में है कि कोई नगर पालिका टैक्स लेती है या नगर निगम के द्वारा जो भी टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है, उसी प्रकार इन सब चीज़ों की जो शुरुआत है वो इसी एक्ट के तहत हुई थी कि इसमें क्या किया गया कि स्थानीय निकायों को कर लगाने का अधिकार दिया गया। जैसे अब स्थानीय निकायों द्वारा कर लगाने के अधिकार में जैसे चौकीदारी हो गया, जैसे चौकीदारी कर हो गया, उसके बाद सफाई से संबंधित कर हो गया, तो इन सारी चीज़ों पे भी जो स्थानीय निकायों को अधिकार दे दिया गया। तो इसमें क्या हो गया अगला प्रावधान कि स्थानीय निकायों को कर लगाने का प्रावधान, कर लगाने का प्रावधान। ठीक है, अब उसमें देख लेंगे चौकीदारी कर हो गया, जैसे
चौकीदारी कर हो गया, उसके बाद सफाई कर हो गया। इसी प्रकार से संबंधित जो भी कर थे ये हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें हमने जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे वो आपको बता दिया है। इसमें पहला प्रावधान हमने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी एशिया के देशों के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त हो गया, सिवाय चाय और चीन को छोड़कर। इसके बाद हमने बताया ईसाई मिशनरी भारत में धर्म प्रचार कर सकेंगे, और इसी के तहत कलकत्ता में एक गिरजाघर का निर्माण किया गया, जिसमें एक बिशप और 3 पादरी नियुक्त किए गए। उसके बाद अगला प्रावधान हमने बताया कि भारतीय लोगों के शिक्षा पर 1 लाख वार्षिक व्यय करने का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया कि भारतीय साहित्य एवं विज्ञान के प्रसार के लिए भी फंड दिया जाएगा, बल्कि ये नहीं बताया गया कि इन सब चीज़ों के लिए कितना फंड दिया जाएगा। उसके बाद अगला प्रावधान ये किया गया कि प्रांतीय गवर्नर द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी, प्रांतीय गवर्नर द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी वो ब्रिटिश संसद से अनुमोदित करानी होगी, ये भी बता दिया गया इसमें। उसके बाद अगला प्रावधान इसमें यह भी किया गया कि स्थानीय निकायों को कर लगाने का अधिकार भी दे दिया गया, जैसे चौकीदारी कर हुआ, सफाई कर हुआ। इसके बाद इसमें यह भी बताया गया कि गवर्नर जनरल हो या प्रांतीय गवर्नर हो या कमांडर इन चीफ हो, इन सब की नियुक्ति जो है वो सम्राट की अनुमति से होगी। तो 1813 में जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे चार्टर एक्ट में, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम अगली कड़ी में 1833 के चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे। अठारह सौ तैंतीस ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम 1813 का जिक्र कर लिए हैं और अगली कड़ी में हम 1833 के चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला कार्य जो किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में, तो वो देखिए ब्रिटेन की जैसे जैसे भारत पे शासन का समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ब्रिटेन इसी चीज़ को ध्यान में रख के रणनीति बना रहा था कि कैसे भारत पे पकड़ को मजबूत किया जा सके। और इसी के तहत उसने 1833 का जो चार्टर एक्ट लाया, उसमें कुछ और प्रावधान किया, जिसको यहाँ पे हम महत्वपूर्ण जो भी प्रावधान है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला प्रावधान ये किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि मतलब ये है कि पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल होगा, अर्थात शक्ति का केंद्रीकरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शक्तियों का केंद्रीकरण दिखाई दे रहा है, ऊपर एक हेड हो गया। तो यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पे बात ये आती है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो जिस टाइम ये एक्ट लाया गया था 1833 का चार्टर एक्ट, उस टाइम विलियम बेंटिक था बंगाल का गवर्नर जनरल। और जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो यही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया। तो पहला प्रावधान इसमें क्या किया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया।
तो इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम तो कौन हो गया? विलियम बेंटिक हो गया। विलियम बेंटिक हो गया। ठीक। ब्रिटिशर्स जो हैं वो लगातार भारत पे नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से एक पे एक प्रावधान लेके आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये अगला प्रावधान किया गया, जैसे 1726 का जो चार्टर आया था उसमें ये प्रावधान किया गया था कि प्रांतीय गवर्नर जो हैं उनको विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, 1726 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, वहाँ पे जो भी एक्ट आया था उसमें ये बताया गया था कि प्रांतीय गवर्नरों को भी विधि बनाने की शक्ति प्रदान की जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि जो भी भारत के लिए जो भी कानून या विधि का निर्माण होगा वो भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद द्वारा किया जाएगा, और प्रांतीय गवर्नर की जो विधि बनाने की शक्ति थी उसको वापस ले लिया गया। यहाँ पे क्या किया गया कि भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ही भारत के लिए विधि बनाएगी। जो प्रांतीय गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी 1726 के एक्ट के तहत, उसको इस एक्ट में वापस ले लिया गया। तो इसमें अगला प्रावधान क्या था? भारत के लिए विधि भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बनाएगी। और इसमें प्रांतीय गवर्नरों को, जी मतलब गवर्नर की विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली गई। ये हो गया है आपका दूसरा प्रावधान। अब आगे की कड़ी में हम देखेंगे कि इसमें अगला प्रावधान क्या किया गया। तो देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे जो अगला प्रावधान किया गया वो ये था कि जो अंग्रेज पहले लाइसेंस लेके भारत में आते थे और रहते थे उनको पूरी छूट दे दी गई कि आप बिना लाइसेंस लिए भारत में आकर रह सकते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजों को भारत आने कामा रहने की छूट बिना लाइसेंस के प्रदान कर दी गई। बिना लाइसेंस के, ये भी चीज़ हो गया। यहाँ पे देखिए, इसको लाने का क्या उद्देश्य है कि जो भी ब्रिटिश लोग हैं वो चूंकि अपने लोगों के भलाई के लिए ही तो कानून बना रहे हैं, विधि बना रहे हैं, तो इसीलिए बना रहे हैं कि हमारे लोगों को सहजता हो वहाँ जाने में, रहने में, बसने में, कोई कानून वहाँ पे आड़े न आए उन लोगों के आने, रहने या बसने में। इसके बाद इसमें जो अगला प्रावधान किया गया तो वो ये किया गया, जैसे देखिए पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को इस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो एक ही व्यक्ति अगर पूरे देश को लेके चलेगा तो उस पर वर्कलोड जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो वहाँ पे उसका वर्कलोड बढ़ गया। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भारत के गवर्नर जनरल की परिषद थी, जो हमने बताया था कि 4 से 3 कर दी गई थी, उसको दोबारा 3 से 4 कर दी गई। तो
गवर्नर जनरल और परिषद की संख्या 3 से 4 कर दी गई, 3 से 4 कर दी गई। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि जो चौथा सदस्य होगा वो विधि सदस्य होगा। क्या होगा? इसमें जो 3 से संख्या 4 की गई है, इसमें जो चौथा सदस्य आएगा परिषद में, वो क्या होगा? विधि सदस्य होगा, अर्थात विधियों का जानकार होगा वो। और प्रथम जो विधि सदस्य था वो मैकाले को बनाया गया था। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यातव्य है कि जो विधि सदस्य था वो पूर्ण सदस्य नहीं था। अर्थात क्या हुआ? अर्थात ये इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो विधि सदस्य था उसको मत देने का अधिकार नहीं था। वो सदस्य था, परिषद का सदस्य था, लेकिन वो पूर्ण सदस्य नहीं था, जिस वजह से विधि सदस्य को मतदान देने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे कि जो फोर्थ था वो विधि सदस्य था, विधि सदस्य था। और प्रथम विधि सदस्य मैकाले था। ये पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वनडे एग्जाम की दृष्टि से या प्रीलिम्स एग्जाम में अगर यूपीपीएससी का दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं, तो प्रीलिम्स एग्जाम के हेतु ये फैक्चुअल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। और मत देने का अधिकार नहीं था, यानी कि पूर्ण सदस्य नहीं था, पूर्ण सदस्य नहीं था। ये हो गया अगला प्रावधान। 4 प्रावधान इसमें हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद देखिए, पहले क्या था कि जो ब्रिटेन से विधियां बना के आती थी और भारत पे उसके तहत रूल किया जाता था तो उसको चार्टर बोला जाता था। लेकिन अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा विधि बनाई जाएगी, और ये गवर्नर जनरल भारत की गवर्नर जनरल के दृष्टिगत यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो पहले जो विधियां बनाई जाती थी उनको विनियम कहा जाता था, लेकिन इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि अब जो भी विधियां बनाई जाएंगी उन्हें अधिनियम कहा जाएगा, क्योंकि ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद से पास हो रही हैं। पहले इसको क्या कहा जा रहा था? विनियम कहा जा रहा था, पहले इसको विनियम कहा जा रहा था। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला प्रावधान क्या किया गया? इसमें जो अगला प्रावधान था वो ये किया गया कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, व्यापारिक अधिकार वो समाप्त कर दिया गया। अर्थात क्या हुआ? उसमें व्यापारिक 1813 में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था। अर्थात कंपनी व्यापार करेगी, उसके साथ साथ और कंपनियां भी व्यापार कर सकेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वही समाप्त कर दिया गया और कंपनी को प्रशासन के कार्यों में सहयोग हेतु रख दिया गया। अर्थात कंपनी को प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। ठीक, ये चीजें हो गई इसमें। यहां पे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किया गया था, तो यहाँ पे आप सीधा जवाब देंगे 1813 के चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार के समाप्त होने की बात पूछेगा तब आप जवाब देंगे 1813 का चार्टर एक्ट। कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद अगर ये पूछे कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार ही समाप्त हो गया, तो वो अगर पूछेगा तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ये चीज, इन दोनों में अंतर है। यहाँ कंपनी के व्यापार करने का पूरा अधिकार ही छीन लिया गया और कंपनी को जो है वो प्रशासनिक इकाई के तौर पे रख लिया गया कि कंपनी जो प्रशासन है, प्रशासन का कार्य किया जा रहा है उसमें सहयोग करेगी। इसके बाद इसमें अगला प्रावधान क्या किया गया उसको हम देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे हम बताए थे कि
वहाँ पे जो भारतीय लोगों पे शिक्षा पे 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय किया जा रहा था। तो उसी के दृष्टिगत यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लाई गई कि जो सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रस्ताव लाया गया। यहाँ पे इसी एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रस्ताव लाया गया। लेकिन हुआ क्या ये प्रस्ताव पास हुआ? नहीं, ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का ये कहना था कि आपने हमारा व्यापारिक अधिकार भी छीन लिया है और उसके बाद हम जिन सदस्यों की नियुक्ति हमारे द्वारा की जा रही थी वो अधिकार भी छीन लेंगे, तो फिर हमारे द्वारा कौन सा कार्य किया जाएगा। तो कंपनी के विरोध के कारण जो सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रस्ताव था, सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रस्ताव, हालांकि ये पास नहीं हो सका कंपनी के विरोध के कारण, लेकिन यहाँ पे लाने का प्रयास किया गया, पास नहीं हुआ। ठीक, ये चीज़ हो गई। इसके बाद इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया। कौन सा प्रावधान? कि दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा। तो अगर देखिए, हालांकि 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान जरूर किया गया कि दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा, लेकिन दास प्रथा समाप्त होने का जो वर्ष है वो 1833 न होके 1843 है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जब दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान लाया गया तो उस टाइम जो भारत का गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था, लेकिन जब दास प्रथा को समाप्त किया गया उस टाइम जो भारत का गवर्नर जनरल था वो एलन बरो था। तो प्रावधान तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही लाया गया, लेकिन समाप्त 1843 में हुआ और उस टाइम जो भारत का गवर्नर जनरल था वो एलन बरो था। तो एक अगला प्रावधान ये हो गया इसमें, दास प्रथा समाप्त का प्रावधान 1833 में। कौन था? बेंटिक था। लेकिन ये समाप्त कब हुआ? 1843 में। किसके शासनकाल में? एलन बरो के। और ये इसमें बहुत सारे नियम थे दास प्रथा में, तो नियम 5 के तहत ये समाप्त किया गया था। नियम 5 के तहत। तो ये चीज़ हो गई। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान किस एक्ट के तहत लाया गया था। तो 1833 के एक्ट के तहत लाया गया था, लेकिन समाप्त हुआ 1843 में नियम 5 के तहत एलन बरो के शासनकाल में। ठीक है। उसके बाद इसमें एक प्रावधान ये भी लाया गया कि विधि आयोग के गठन का प्रावधान। विधि आयोग के गठन का प्रावधान कब आया? 1833 में। देखिए, जो विधि आयोग है उसके जो गठन का प्रावधान लाया गया वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही लाया गया, लेकिन उसका गठन जब हुआ वो 1834 में हुआ। और विधि आयोग का प्रथम जो अध्यक्ष था वो मैकाले को बनाया गया। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आप नोट कर लेंगे कि गठित कब हुआ? 1834 में। और इसका अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष वो मैकाले था। ये चीज हो गया। अब एक चीज नोट करके आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पे हम साइड में लिख दे रहे हैं। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग
1955 में गठित किया गया और इसके अध्यक्ष जो थे वो भारत के प्रथम महान न्यायवादी MC सीतलवाड़ को बनाया गया था। MC सीतलवाड़ को बनाया गया था। तो यहाँ पे विधि आयोग के गठन का प्रावधान कब किया गया? 1833 में किया गया। गठित कब हुआ? 1834 में हुआ। प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मैकाले थे। और यहाँ पे स्वतंत्रता, अगर ये पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ, तो 1955 में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रथम महान न्यायवादी MC सीतलवाड़ को बनाया गया। तो ये था 1833 में सम्मिलित महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि आपके सामने हमने रखा। और एक बार इस पर संक्षिप्त प्रकाश डाल लेते हैं हम 1833 में कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर हो गया और बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ही अब भारत के लिए विधि बनाएगी और प्रांतीय जो गवर्नर थे उनसे विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली गई। फिर अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने की और रहने की अनुमति प्रदान कर दी गई। उसके बाद हमने ये देखा कि जो भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की संख्या 3 थी उसे 4 कर दिया गया और चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को जोड़ा गया। और जो विधि सदस्य था, प्रथम विधि सदस्य मैकाले था और विधि जो सदस्य था वो पूर्ण सदस्य नहीं था, अर्थात उसे मत देने का अधिकार नहीं था। उसके बाद हमने बताया कि जो अब विधियां निर्मित की जाएंगी उन्हें अधिनियम कहा जाएगा। इससे पहले जो निर्मित विधियां थीं उनको विनियम कहा जाता था। उसके बाद हमने दास प्रथा से संबंधित बात की। उसके बाद हमने विधि आयोग से संबंधित बात की। उसके बाद हमने कंपनी के व्यापारिक अधिकार से संबंधित बात की। ये सारी चीज़ें जो भी थी हमने यहाँ पे आपको डिटेल में बताया। और इसके बाद हम लोग अब इससे आगे की क्लास में 1853 का चार्टर एक्ट और 1858 के एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।